डकी ने जो स्टोरी बताई है, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जो स्टोरी सामने आई, मेरे लिए वो स्टोरी को बहुत नई नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स पे मेरा वतन अजीज पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री करार दिया गया है, जहां पे टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है। कस्टोडियल टॉर्चर की बात कर रहा हूं मैं, जहां की प्रिजन्स अभी भी 150+% के ऊपर चल रही हैं, जहां अभी भी अंडर ट्रायल कैदी 70% है जो प्रिजन्स के अंदर मौजूद है, जहां बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स माजी में भी होते रहे, अब भी रकम हो रहे हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये टॉर्चर से मुतालिक एक एक्ट तो पास हो गया जिसको एंटी टॉर्चर लॉ 2022 कहा गया, उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी भी ना होने के बराबर है। तो इसलिए मुझे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये टॉर्चर की जो दास्तानें रकम हो रही हैं ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी या केसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए डकी की स्टोरी में कुछ नया नहीं था, सिर्फ इसके अलावा कि डकी था, एक मारूफ यूट्यूबर ये कह रहा था और वो रो भी रहा था, गिड़गिड़ा भी रहा था। मेरी सिंपथीज उसके साथ है और आप सब लोगों की सिंपथीज भी यकीनन उसके साथ है, इसीलिए तो आपने इतने सारे व्यूज दे दिए उसको। मेरे लिए और क्या नया था, उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नया था, उसमें बिग ब्रदर नया था। ये तीन चीजें नहीं थी। स्टोरी कहने वाला एक इन्फ्लुएंसर था, बड़ा आदमी था, उसमें एक और बड़े आदमी का जिक्र करके उसको अप्रिशिएट कर रहा था, दैट इज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और एक बिग ब्रदर हु वर्क इन शेडोज जिसका नाम नहीं लिया गया। मैं ये सोचने लगा कि डकी कितना, मतलब इस टॉर्चर के बावजूद भी कितना ब्लेस्ड है कि उसको बिग ब्रदर मिल गया। फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया, तो क्या ये जनरल आसिम मुनीर साहब का काम है? ये करना जनरल आसिम मुनीर साहब का काम था, डोमेन उनका था? क्या ये किसी बिग ब्रदर का जो शेडोज में काम करता है ये उसका काम था? और क्या ये सर्विसेज सिर्फ डकी को ही मैसर है? ये उस बूढ़े बाप के उस बेटे को जो बकरी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और आज तक जेल की चक्की काट रहा है, उसको क्यों मैसर नहीं है? ये उसको मैसर क्यों नहीं था कि जिसने सिर्फ एक बैंक की एटीएम मशीन में कैमरे की तरफ देख के मुंह चढ़ाया था और उसके बाद उसको मार दिया गया था? ये सर्विसेज उसको मैसर क्यों नहीं थी जिसका ताल्लुक पेशावर से था और उन्होंने सिर्फ पुलिस वालों की नकल उतारी थी और पुलिस वालों ने इतना तशद्दुद किया था कि वो इस जहाने फानी से कूच कर गया था? ये सर्विसेज एक आम आदमी को मैसर क्यों नहीं है? वो आम आदमी जिसके पास कोई बिग ब्रदर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता, या वो खुद इन्फ्लुएंसर नहीं होता, जिसके पास कोई दौलत नहीं होती, जिसके पास ताकत नहीं होती, जो एक आम आदमी है, उसको ये सब चीजें मैसर क्यों नहीं है? ये सवाल, दिस क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। हाँ, बहुत सारे व्यूज आए, स्टोरी जिसको कहते हैं ना टर्न द टेबल्स। जिस वक्त डकी को गिरफ्तार किया गया तो क्या उस वक्त स्टेट की प्रिंसिपल पोजीशन नहीं थी कि बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए? ये जुआ जो प्रमोट किया जा रहा है, और जाहिर है ये वो कहते हैं ना सबक दे रहे हैं इन शाहीन बच्चों को खाकबाजी का। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो खाकबाजी का जो सबक दिया जा रहा था अपनी वल्गर गुफ्तगू के साथ, अपनी उन कॉनोटेशंस के साथ जो अपने व्लॉग्स के अंदर आप इस्तेमाल करके व्यूज समेटते थे, क्या उस सबको भूल जाए हम? यानी एकदम से हम कितने जज्बाती लोग हैं कि आज वही डकी हमने विक्टिम बना दिया, आज वही डकी हीरो है जो कल तक ऐसा कंटेंट कर रहा था जो बिलो द बेल्ट था, जो कल तक ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा था जिसका हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। आज वो हीरो है। और हो क्या रहा है? अब गुज़श्ता हफ्ते जब मेरा वक्त तय हुआ, यानी मुझे किसी ने कहा कि जी हो जाएगा, वो पॉडकास्ट आपके साथ मेहमान होंगे, फिर मैंने मैसेजेस भी किए डकी भाई को, उनके इंस्टा के ऊपर भी पैगामात भेजे। मैंने कहा आपके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और मैं ये मानता हूं कि जस्टिफाइड नहीं है, और मैं ये भी मानता रहूंगा कि जिस तरह का कंटेंट उसने हमेशा किया है, वो रोस्टिंग जिसको कहते हैं, जिसमें गालम गलोच है, जिसमें कसाफतों को मेरी सकाफत बनाने की कोशिश की गई, जिसमें लच्चरपन को कल्चर का नाम देने की कोशिश की गई, मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो भी जस्टिफाइड नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस पर आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे एक बंदे ने मैसेज भेजा, उसके ऊपर मुझे लगा डकी भाई का ही नंबर है। मैंने जब राब्ता किया तो पता चला कि ये डकी भाई के बिजनेस मैनेजर हैं, बिलाल रशीद साहब उनका नाम था। बिलाल साहब से मैंने कहा कि हुजूर हम चाहते हैं कि ये दास्तान जरा हमारे सामने भी आके सुनाएं और हमें भी पता चले कि वो कौन सा बिग ब्रदर और कैसे आपको मैसर आ गया, तो हम भी थोड़ा सा अनफोल्ड करें इस स्टोरी को। उन्होंने कहा देखें, बात यह है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है, अभी हम सिर्फ उन रिक्वेस्ट को केटर कर रहे हैं कि जो पैसे दे रहे हैं, यानी हमें पॉडकास्ट में आने के जो पैसे दे रहे हैं, तो बताइए आप कितने पैसे देंगे। मैंने कहा देखिए हमारी प्रिंसिपल पोजीशन ये है, आप छोड़िए सफेद पोश सहाफी से पैसे मांग रहे हैं आप, ना हम पैसे देते हैं ना हम पैसे लेते हैं। अब पैसे दे के आपके साथ हम क्या, मतलब
सबसे पहले तो ज़ाहिर है लाखों में आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दें और फिर हम आपके पॉडकास्ट में आएंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपने देखने वालों को ये बता रहा हूं कि गुज़श्ता हफ्ते का पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो सका। कमिटमेंट, फिर मिसकमिटमेंट, फिर पैसों की डिमांड। मैं ये सोचने लगा कि 14 मिलियन व्यूज के साथ सबसे पहले तो आपने पैसे कमा लिए, अब उसके बाद उसी स्टोरी को किस्तों में बेच के पैसे कमाएंगे। दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड सर, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और क्या वो केसेस, वो चार्जेस, उससे आसानी से छुटकारा हासिल हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली दैट चार्ज शीट, दोज क्वेश्चंस स्टिल रिमेन द सेम। खैर, मैं अब अपने मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया और वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या स्टोरी शुरू कर दी है इन्होंने। मैं उसके लिए इनसे भी 10 बस्ता माजरत खाऊं, लेकिन मुझे अपनी आरटीएस फैमिली को कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था। आज की जो मेहमान है, सम हाउ और दी अदर इसी मामले के साथ लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। इस मामले से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें उनसे करनी है। मेरा इनसे कुछ 14-15 साल पुराना यादिल्ला है, ताल्लुक है, और ये पंजाब में भी सर्व करती नहीं बतौर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जब ये चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो थी, उस वक्त बहुत काम कर रही थी। हमेशा इनको फील्ड में देखा। तकरीबन 25 साल तो हो गए वो, ये 25 साल का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं कि ये पार्लियामेंट के अंदर है। अभी भी सेंटर में है, मरकज़ में है, मेंबर नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स हैं। जब जब इनसे मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मेरी मुराद, फिर वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं। इन्होंने 2001 में, उसके बाद जब मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी हासिल की, 2002 से ये प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आ गई। फिर 2008 भी हुआ, फिर 2013 भी हुआ, 2018 भी हो गया, फिर मरकज़ भी। यानी ये असेंबली से बाहर होती नहीं है। ये इनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंह है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबा सादिक साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम जी बिल्कुल अस्सलाम। ठीक ठाक। ठीक है रेहान? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम माय आउट। ड्यूटी जी, माय ड्यूटी। तो सबसे पहले तो ये गारंटी करें कि इस पॉडकास्ट के बाद भी ये जो ताल्लुक है ये उस्तवार रहेगा, ख़राब नहीं होगा मेरा ख्याल है बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि होता ये है उमन हमारे यहाँ कि जब पॉडकास्ट हो जाता है तो मेहमान जाता है, उसके बाद एक वीडियो आ जाती है लंबी चौड़ी, फिर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बन जाती है, फिर वो कहते हैं कि मेहमान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। तो मैं सिर्फ, क्योंकि आप तो यू नो वेरी वेल, आप एक लॉयर भी हैं, और जब आप अपना केस लड़ रहे होते हैं तो डिसएग्रीमेंट भी होता है वहाँ पे। वो डेफिनेटली कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री। डेफिनेटली और डिसरिस्पेक्ट एक फर्क चीज़ है, डिसएग्रीमेंट एक फर्क चीज़ है। डेफिनेटली, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ना तो मैं कोई दम दरूद करती हूँ ना मैं कोई पीर फकीर हूँ, हकीम हूँ। जी तो एक सियासी वर्कर हूँ और एक सियासी जदोजहद है थ्रू आउट द लाइफ। आप 24 ईयर्स 25 ईयर्स तो पार्लियामेंट में कह लें, जी। और 2 टेन्योर मेरे एज अ काउंसलर रहे लाहौर मेट्रोपॉलिटन में। अच्छा, ग्रेट। और एक सियासी जदोजहद है और वर्कर की हैसियत से काम किया है। तो हम लोग जो होते हैं, हमने पूरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपका कोई भी सवाल मुझे तकलीफ़ नहीं देगा, ना हमारे रिलेशंस में कोई अल्लाह रहम करे कमी होगी। इंशाअल्लाह हम मुल्क के लिए, कौम के लिए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत डेफिनेट काम आए। आप याद रखिएगा।